Hi, hello, and welcome students. Welcome to my classroom. Myself Prashant Gupta. Welcoming you all to this session. इस सेशन में आपका स्वागत है जहां हम करने वाले हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के आपके 2023 का जो पेपर होने वाला है उस पेपर से पहले जो आज से पहले पेपर पूछे गए हैं उन पेपर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले बच्चों इस सेशन में। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 8th के फिजिक्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले ये पेपर कैसा है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है while giving up the paper, तो एक बार गाइडलाइन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पेपर में आपको टोटल 10 एक्स्ट्रा मिनट दिए जाते हैं टू फिल अप योर इन्फॉर्मेशन ऑन द ओमार शीट बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, आपका नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको ओमार शीट पे अच्छे से फिल करनी है। एंड देन उस शीट को आप साइन करना मत भूलिएगा, साइन कर दीजिएगा ध्यान से। ठीक है, उसके बाद आपको फोन नंबर जो डालेंगे उस फोन नंबर पे आपका रिजल्ट होगा वो भेज देंगे। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो टोटल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 3 सेक्शंस की मैं बात करता हूं। पहला सेक्शन जो है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज योर साइंस सेक्शन, जिसमें आपके पास 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड थर्ड सेक्शन इज योर अचीवर सेक्शन, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इन टोटल आपके पास होते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन की वेटेज कितना है, कितने नंबर का वो क्वेश्चन है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो आपके पास ये क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग और साइंस सेक्शन के, दीज क्वेश्चंस आर फॉर 1 मार्क्स ईच। जो अचीवर सेक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है 3 मार्क्स का। ठीक है, 3 गुना ज्यादा वेटेज है अचीवर्स की, तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेवल हल्का सा ज्यादा होता है अचीवर सेक्शन का। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे कंपल्सरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास चॉइस में नहीं आएगा, एग्जैक्टली उतने ही क्वेश्चन आएंगे और आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। खुशी होने वाली बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप मजे से सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऑब्वियसली आपको यूज नहीं करने दिया जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उस करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करके ओमार शीट पे फिल करना है। कैसे करना है एक बार देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इन अ वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट। 4 ऑप्शन दिए गए, मुझे पता ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू लिक्विड। तो मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 13 के सामने। बी क्योंकि मेरा करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ बी जो ऑप्शन है 13 के सामने मैंने बी का जो सर्कल है उसको परफेक्टली राउंड कर लेना है। आपको ध्यान देना है कि राउंड अच्छे से हो, आप सर्कल से ज्यादा बाहर ना जाए और अंदर सर्कल की जो जगह है वो वेकेंट में रह जाए, नहीं तो आपकी शीट जो होगी वो अच्छे से नहीं डिस्कस, अच्छे से चेक नहीं हो पाएगी, आपको मार्क्स अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा जो रफ वर्क के लिए आपको जगह है वो आपको बुकलेट में दी जाएगी। ओमर शीट आपको इन्विजिलेटर को वापस कर देनी है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो स्पेस है वहां देने के बाद आपको अटेम्प्ट करने से पहले साइन वगैरह देख लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को 2019-2020 पेपर के एनएसओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए एक बार, साइंस सेक्शन से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है, क्या बोला आपके पास, राम पुशेस द बॉक्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन का जो फोर्स है वो राम लगा रहा है। उसके बाद so that the box starts sliding along the floor as shown in the figure। इस फिगर में आपके जैसे दिख रहा है आपके पास 3 पॉइंट्स है पी क्यू और आर। यहाँ पर आपको ऐसे रफ फ्लोर दिखाया गया है और यहाँ पर आपका पॉलिश फ्लोर। उसके बोला फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज मैक्सिमम। पी क्यू और आर, यार देखो एक तो पॉइंट पी है, यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है, एक आपके पास आर है और एक ये रहा आर और ये है क्यू। यार आर पर तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस की वजह से नहीं लग सकता, एयर की वजह से लग रहा होगा, पर एयर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा ही कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस फ्रिक्शन। तो अगर मैं बात करूं पी और क्यू में से, क्योंकि पी एक रफ फ्लोर है तो ऑब्वियसली बात है पी पर ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि क्यू एक पॉलिश्ड फ्लोर है तो वहां फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन ए पी। एट पी योर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज मैक्सिमम। क्लियर, इजी क्वेश्चन, मूविंग अहेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीट से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया आपके पास टेबल शोन ऑफ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 एलिमेंट एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 एलिमेंट है। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स है और ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स है। ओके, अब दिया गया विच एलिमेंट इज इन लिक्विड स्टेट एट 311 फ़ारेनहाइट। आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि आपका मेल्टिंग और लिक्विड पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो डिग्री सेंटीग्रेड में है और आपसे स्टेट पूछेगी 311 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो क्या करना है भाई, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे करते हैं, F-32 मल्टीप्लाई 5/9 जो होता था वो डिग्री सेल्सियस देता था। फ़ारेनहाइट सेल्सियस कन्वर्जन ही अपने को पता है, तो हमने वैल्यूज पुट करी और यहाँ पुट करने के बाद जो अपने पास वैल्यू आई वो क्या आई, डिग्री सेल्सियस में 155। यानी ये किसके इक्वल है, दिस रिप्रेजेंट्स 155 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब आपको ऐसा एलिमेंट बताना है जो 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो। अब जरा ध्यान देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं, 198 क्या है बच्चे, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी 198 पहुंचने से पहले ये क्या होगा, सॉलिड होगा, मेल्ट हुआ ही नहीं होगा, तो ये तो लिक्विड नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सर -101 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी ये लिक्विड तो हो चुका होगा, लेकिन बच्चे इसका बॉइलिंग पॉइंट ही 150 है, मतलब 155 पर आने से पहले 150 पर ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, बॉइल्ड हो जाएगा, गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा, तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं हो सकता। थर्ड देखते हैं, सर इसका मेल्टिंग पॉइंट 185 है, ये भी 155 से ज्यादा है, तो ये मेल्ट ही नहीं हुआ होगा, भी सॉलिड ही होगा। जेड में अगर मैं देखूं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्ट तो हो गया होगा, और 160 बॉइलिंग है, यानी 155 पर अभी बॉइलिंग पर नहीं पहुंचा है, तो किस स्टेट में होगा, सर लिक्विड स्टेट में होगा। तो क्या दिख रहा है तुमको आंसर, ऑब्वियस सी बात है सर, ऑप्शन ए, दैट इज Z एलिमेंट विल बी इन अ लिक्विड स्टेट एट 155 डिग्री सेल्सियस और 311 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस वो कन्वर्जन अपने को ध्यान रहता, आगे ये कहानी इजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। अनुज वॉक्स 10 मीटर टू द ईस्ट, then 7 meter to the south, then 10 meter to the west, and finally 7 meters to the north। ये हो क्या रहा है अनुज, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लूं बच्चे, लेट सपोज ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये आपका साउथ है, तो अनुज क्या कर रहा है, एट फर्स्ट अनुज वॉक्स 10 मीटर्स टू द ईस्ट, तो लेट सपोज 10 मीटर्स ईस्ट गया, उसके बाद 7 मीटर्स टू द साउथ, तो थोड़ा सा कम, 7 मीटर्स टू द साउथ, देन 10 meters to the west, 10 meters to the west, and then again 7 meters to the north, 7 meters to the north। तो आप 10 मीटर यहाँ चले, 7 मीटर यहाँ चले, 10 मीटर यहाँ चले, 7 मीटर यहाँ चले, इस तरह से आपकी जो जर्नी है वो, इस तरह से जर्नी जो है वो किसने, अनुज ने वॉक करी है। फिर आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कहां से चले थे, यहां से चले थे, क्या घूम फिर कर यहीं आ गए, हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना करा, 0। अरे भाई यहां से चलना स्टार्ट करा और घूम फिर के मैं यहीं आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी वही है, इनिशियल पोजीशन भी है, डिफरेंस क्या होगा, 0। तो सर 0 के दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक तो ये और एक तो ये तो सही हो सकते हैं, 34 तो नहीं हो सकता। अब एक बार चेक करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, तो 10 मीटर यहाँ चला तो 10, 7 यहाँ चला तो 17, 17 यहाँ चला तो यहाँ पे अपने 27, 27 से 7 ऊपर चला 34, तो 34 मीटर्स क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सर अपने को क्या दिख रहा है, 34 मीटर डिस्टेंस और 0 डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी आंसर दिख रहा है क्या भाई, जल्दी से बताओ, ऑप्शन सी आंसर है, आगे बढ़ जाए। अरे दिखा के नहीं दिखा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। सब नेचुरल फिनोमेना से आपका क्वेश्चन है, बोला गया ए पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड लाइट कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, आपसे बोला गया लाइट कंडक्टिंग स्फीयर कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल। ए पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, अट्रैक्ट्स क्या, ए सस्पेंडेड लाइट कंडक्टिंग स्फीयर। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है सारा, और ये मेरे पास क्या एक स्फीयर है, ठीक है। अब ये अभी क्या कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कब कर सकता है बच्चे, देखो मुझे पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो, अगर, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, कहां से अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो सर नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्ट करे, ये बात सही है। ये पॉजिटिव चार्ज होने पर अट्रैक्ट करेगा, नहीं, पॉजिटिव चार्ज अगर होता है स्फीयर का तो अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता। अब एक बात बताओ, क्या न्यूट्रल होते पर अट्रैक्ट करेगा, सोचो, लेट सपोज ये न्यूट्रल है, तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या क्या इस एलिमेंट, क्योंकि ये न्यूट्रल है इस टाइम पर, इसमें से रिलेटिवली नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ ले आएंगे और रिलेटिवली पॉजिटिव चार्जेस यहाँ रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच्चे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी हमने चार्ज इंड्यूस करा ना भाई, अब इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो इनके बीच का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो क्या रिलेटिवली अट्रैक्ट करा, बिल्कुल ठीक। तो क्या न्यूट्रल कंपोनेंट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही दिखा, सर 1 और 3 सही दिखा। क्या बात समझ आई आपको, नेगेटिव तो अट्रैक्ट करता ही करता, न्यूट्रल कैसे करता, न्यूट्रल में देखो नेट चार्जेस इनका भी 0 है, जितने नेगेटिव यहाँ है उतने पॉजिटिव यहाँ पे, नेट चार्ज 0 है, लेकिन इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव क्या हुआ, यहाँ अट्रैक्ट हुए, और डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज्यादा होती है, तो इनके बीच का फोर्सेस ज्यादा, इनके बीच का फोर्सेस कम, यानी मोर अट्रैक्शन लेस रिपल्शन, तो नेट अट्रैक्शन होगा ना भाई, फर्स्ट और थर्ड में ये अट्रैक्ट करें, ठीक है, सिंपल सी बात थी, हल्का सा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर सेक्शन से आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ क्लोज्ड
कैटल कंटेनिंग वाटर इज रिकॉर्डेड फॉर 14 मिनट्स। ठीक है, एक आपके पास कैटल है, कैटल के अंदर पानी है और 14 मिनट तक उसका हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर किस तरह से रेस कर रहा है, कैटल का। ठीक है, पानी का नहीं, कैटल का टेम्परेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ शोन हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द गिवन सिचुएशन। देखो सबसे पहले कैटल क्या हो रहा है, यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पी से लेकर क्यू तक। 2.5 मिनट के बाद, ये सॉरी 3 मिनट के बाद, 2 और 4 के बीच में 3 होगा ना, तो 3 मिनट के बाद पॉइंट क्यू है जहां से इसका क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। किसका, कैटल का। कैटल का टेम्परेचर बढ़ा 6 मिनट पर मैक्सिमम हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद नहीं बढ़ा। ठीक है, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, क्या रीजन होगा टेम्परेचर ना बढ़ने का, अब तक तो बढ़ रहा था, अब क्यों नहीं बढ़ रहा होगा, या टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा होगा क्योंकि अब क्या हो रहा होगा बच्चे, जो भी आप हीट दे रहे होगे, क्या ड्यूरिंग R2S वो हीट जो होगी वो कैटल के पानी जो था उसको उबलने में यूज हो रही होगी, है ना, तो जो बॉइलिंग में यूज हो रही होगी ना भाई। अगर आर तक क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, वो भी इंक्रीज कर रहा था, वो भी। जैसे ही अब अंदर का पानी 100 पे पहुंची कैटल, तो अब पानी अंदर का क्या उबलने लगा, तो अब जो भी हीट तुम कैटल को दे रहे हो वो कैटल का टेम्परेचर रेज नहीं कर रही है, वो पानी को भाप बना रही है, आपको पानी को स्टीम कर रही है, बॉइलिंग में यूज हो रही है। तो क्या R2S प्रोसेस में आपका पानी बॉइल हो रहा है, हाँ। एस पे क्या हुआ, सारा पानी बॉइल होके खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया, अब क्या होगा, टेम्परेचर आपका जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है। द वाटर वॉज हीटेड फॉर 6 मिनट्स, द वाटर वॉज हीटेड फॉर 6 मिनट। अगर मैं देखूं यहाँ से 6 से स्टार्ट करा, यहाँ तक गए 6 मिनट के लिए, तो आपने वाटर को हीट नहीं करा। यहाँ से अगर मैं देखूं तो पूरा वाटर यहाँ तक हीट हुआ है, 3 से स्टार्ट करके 11 तक। ये स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, देयर वाज लेस वाटर इन द केटल एट अ पॉइंट टी देन एट पी। ठीक है, तो पी पे आपके पास जो पानी था, पी पे तो सारा ही पानी होगा ना भाई, और टी पॉइंट यहाँ पर है, ये आपका टी पॉइंट है। तो ये बोल रहे हैं देयर वाज लेस वाटर इन द केटल एट पॉइंट टी देन एट पॉइंट पी। ठीक है, देयर वाज लेस वाटर इन द केटल एट पॉइंट टी देन एट पॉइंट टी। तो टी में कम पानी रहेगा भाई, पक्की सी बात है, टी पॉइंट पे आपके पास पानी होगा ही नहीं, टी पे तो आपके पास पानी था कैटल के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द वाटर टुक 3 मिनट्स टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट। सर 3 से स्टार्ट करा था, 6 तक बॉइलिंग में पहुंच गया था, तो इसको 3 ही मिनट लगे क्या, हाँ सर 3 मिनट लगे। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही हो गया। वो स्टेटमेंट क्या है, वाटर इन द कैटल स्टार्ट्स बॉइलिंग एट आर। मैंने बोला ना भाई, आर पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट होगी, तब तक तो टेम्परेचर रेज हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट तक जैसे ही पहुंचा, फिर आर से लेके एस तक बॉइल हुआ सारा का पानी। तो अपने को क्या दिख रहा है, जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है, दीज टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, बाकी स्टेटमेंट आपके गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, आपका लाइट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 45 डिग्री इफ a ray of light incident on the first mirror is parallel to the second mirror। तो मैंने एक मिरर लिया ये, दूसरा मिरर लिया ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना लिया बच्चे, 45 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट रे जो आ रही है दैट इज पैरेलल टू द सेकंड, तो आप इस तरह की मैंने रे लेकर आया जो इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल ये 45 पे है, तो बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, अगर ये 45 है तो ये 45, तो ये 45, ये 45 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से 45, तो इस तरह से जाएगा क्या बच्चे, ये 45 के साथ। सोचो तो यार, ये 45, ये वाला एंगल 45 था क्योंकि ये पैरेलल रेस थी, तो ये परपेंडिकुलर से 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, तो ये एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45, तो ये 90 हुआ, तो बचा हुआ ये कितना हुआ, ये सर 90 बचा। तो ये क्या हुई, रे परपेंडिकुलर टू द दूसरा उस पर जा रही ना, प्लेन पर परपेंडिकुलर। पक्की बात है। इसको अगर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं तो क्या हो रहा है कि आप इस तरह से रे लेकर आए हो, ये परपेंडिकुलर था, ये एंगल 45 था क्योंकि इस वाले इसके पैरेलल थी ये रे, तो ये एंगल 45। इस रे पर परपेंडिकुलर देखूं तो ये एंगल भी 45 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, ये 45 और ये 45 था ही, तो ये एंगल कितना बचा बच्चे, 90, यानी ये दूसरे रे पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सेकंड पूछा क्या है, incident on the first mirror is parallel to the second, then it's reflected from the second mirror as perpendicular to the first mirror, perpendicular parallel to the first mirror, parallel to the second mirror, perpendicular to the second mirror। सेकंड मिरर पे क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या ऑप्शन डी मुझे आंसर दिखाई दे रहा है, दिस रे इज परपेंडिकुलर टू द सेकंड मिरर, तो ये आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दिया क्या गया आपके पास, तीन
तो आपके पास लाइट बैटरी लाइट्स ऑफ 4 लैंप्स, 4 लैंप्स है WXYZ फिगर में आपसे बोला गया है, व्हेन वन ऑफ द लैंप फ्यूजेस द अदर 3 लैंप्स स्टे ऑन। एक जो फ्यूज करा उसके बाद बाकी 3 जलती रहती हैं। तो बताओ भाई वो कौन सी है जो फ्यूज करे जिससे बाकी 3 जलती रहेंगी। सोचो, अगर W को मैं फ्यूज कर दूं, W के फ्यूज होता ही क्या सर्किट टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से करंट आ ही नहीं पाएगा, सर्किट टूट जाएगा, सारे बंद हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं X को ऑफ कर दूं, अगर X को ऑफ करूं तो क्या सर्किट भैया मेंटेन्ड है, बीच वाला टायर हट जाएगा, वायर हट जाएगा, बाकी तीनों मेंटेन है, तो बाकी के 3 जल जाएंगे। तो क्या मुझे आंसर मिल चुका है बच्चे? करेक्ट है सर। अगर इसको हटा दो तो बाकी 3 चलते रहेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एंड प्रेशर से क्वेश्चन बच्चे। एक 40 पास्कल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ नेल। ओके, लेट्स सपोज आपके पास ये एक नेल है, ठीक है, और इस पर आपने जो प्रेशर लगाया वो कितना लगाया? 40 पास्कल। हेड ऑफ द नेल परपेंडिकुलर टू द सरफेस डायरेक्टली लगाया इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिप ऑफ द नेल इज 1/10 टाइम ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द हेड। यानी इसका जो एरिया है, इसका ये एरिया जो है वो इस एरिया का 1/10 है। फिर आपसे पूछा है देन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज। यार आपने इस पर 40 लगाया था, क्या प्रेशर सेम रहेगा? क्यों भाई, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द किस पे लगाया? बॉल पर। इस पर एरिया था इसका 10 गुना कम, तो क्या प्रेशर 10 गुना ज्यादा हो जाएगा? सोच के देख। क्या मुझे पता था कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यार फोर्स तो सेम लगेगी ना, जो फोर्स आपने यहाँ लगाई थी वही फोर्स यहाँ लगेगी, है ना। तो अगर मैं बात बोलूं एरिया कम करने से क्या प्रेशर बढ़ाते हो? सेम फोर्स है, एरिया 10 गुना कम है, तो क्या प्रेशर 10 गुना ज्यादा हो जाएगा? पहले 40 था, तो बेसिकली 10 टाइम्स 40 विच इज 400 पास्कल इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल। तो आंसर दिख गया क्या अपने को? सिंपल है यार। नेक्स्ट, लाइट चैप्टर से बच्चे। द इमेज फॉर्म्ड बाय द रियर व्यू मिरर ऑफ अ ऑटोमोबाइल इज, चार अपने को 4 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑफ द सेम साइज ऑफ द, आपने कभी देखा है रियर व्यू में क्या लिखा रहता है? द ऑब्जेक्ट्स आर इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। कौन सा लेंस होता है? क्या बच्चे ये वाला मिरर होता है? क्यों भाई, कॉन्वेक्स मिरर होता है क्या? है ना, जो आपके रियर व्यू में लगा रहता है। और मुझे पता था इससे जो भी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इससे जब भी कोई इमेज बनेगी कैसी बनेगी? पर वो इमेज हमेशा बनेगी कैसी? पर वो इमेज हमेशा बनेगी इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज एंड, इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर इन साइज बनेगी और इमेजिनरी बनेगी। तो कैसी मिलेगी सर? क्या वो इमेज बनेगी इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? ये स्टेटमेंट सर गलत हो गया। वर्चुअल है, हाँ वर्चुअल है। इरेक्ट है, हाँ इरेक्ट है। डिमिनिश्ड है, हाँ सर डिमिनिश्ड है, ठीक है। इरेक्ट है मतलब है, हाँ रियल है, नहीं रियल नहीं है, गलत हो गया। इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड भी नहीं है। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ आई बच्चे? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट। तो आपका करंट है, ये आपने इसके ऊपर यहाँ से आपका करंट आ रहा होगा, और ये क्या कर रहा है? सॉफ्ट आयरन कोर थी कॉइल पे, ये क्या कर रही है? ये कुछ नेल्स को अट्रैक्ट कर रही है। आपको बोला गया डायग्राम शो आयरन कोर कॉइल्ड विद अ वायर which as is turned on some of the iron nails are attracted, which of the following ways will make the soft iron core attract all the iron nails? पहले थोड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, अब ऐसा क्या करो ये सारी अट्रैक्ट कर ले। हाँ तो देखते हैं क्या करें। डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करते तो बच्चे क्या डिक्रीज होता था? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉफ्ट आयरन कोर डिक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो भाई ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो ये तो बात गलत हो गई। सेकंड क्या है? इंक्रीजेस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो अब ज्यादा नेल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है सर। यस और नो? बाकी प्लेस द सॉफ्ट आयरन कोर आउटसाइड द कॉइल, कॉइल से बाहर रखोगे तो मैग्नेटाइज ही नहीं होगा अच्छे से, और नन ऑफ द अबव भी गलत है। तो ऑप्शन बी मुझे आंसर दिख चुका है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसको ज्यादा अच्छे से मैग्नेटाइज करेगा, इन नेल्स को ज्यादा अपने पास लेकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड चैप्टर से। आपको स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द साउंड ट्रेवल्स फास्टर ऑन अ हॉट समर डे देन अ कोल्ड विंटर डे। सही लग रहा है ये बात? कि अपने को पता है कि वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, अंडर रूट टी पर प्रोपोर्शनलिटी होती थी। हाँ सर, तो ये बात तो सही है। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉर अ गिवन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर। नहीं,
डिपेंड नहीं करता बच्चे, प्रेशर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। v इज इक्वल्स टू v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है? प्रेशर पर डिपेंड थोड़ी ना करता है, मीडियम डिपेंडेंट था, तो मीडियम और प्रेशर सेम बात थोड़ी है कि नहीं? मीडियम डिपेंड करता था, तो मीडियम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट से है बच्चे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको बोला क्या गया है, मीटर रूल इज हेल्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ये आपका मीटर रूलर है 0 से 100 और वो आपका प्लेन मिरर है। बोला क्या है, प्लेन मिरर की हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। द गिवन फिगर अराउंड पी इज थ्रू अ होल एट अ 40 सेंटीमीटर मार्क। तो ये जो मार्क है ना, दिस मार्क इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला क्या गया है, द रेंज ऑफ स्केल ऑफ द मीटर रूलर दैट कैन बी सीन इज। ठीक है, ये कितना स्केल देख पाएगा ये पूछा गया। अगर ये 40 मीटर मार्क है बच्चे, और 40 मीटर मार्क कहाँ से मिल रहा है, ऊपर का 10 सेंटीमीटर, नीचे का 5 सेंटीमीटर, यानी ये चीज 10 सेंटीमीटर थी, है ना भाई? ठीक है ना? तो ये क्या कर सकता था, यहाँ से लेट सपोज एक रे यहाँ जाती और रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती, तो 40 पे थी, यानी ये 30 और ये 20, तो 20 सेंटीमीटर मार्क्स तक आ सकते थे तो मैक्सिमम, है ना भाई? ये ऊपर 10 है ना, ये दिया ना, देखो ऊपर 10 है नीचे 5 है, ये 10 था तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, सेम एंगल से वापस आएगा। अगर ये 10 था तो ये 10 यहाँ, और ये 20 पर आ जाएगा 40 से। यहाँ से देखो तो ये 45 तक जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर यहाँ हो पा रहा था बस ये, और फिर यहाँ आ जाएगा। तो नीचे कहाँ तक पहुंचोगे आप, नीचे पहुंचोगे आप 45 + 5 यानी 50। तो रेंज आपकी कितनी हो जाएगी बच्चे, रेंज आ जाएगी आपकी 20 to 50 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है? 40 से पी कर रहे थे, आपकी लाइट यहाँ पर आ रही थी, ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप लाइट को अगर यहाँ मैक्सिमम रेंज की, अगर आप मैक्सिमम कितना देख सकते थे, लाइट सपोज इसके कॉर्नर पर लगती और यहाँ तक जाती। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर था तो वापसी में भी 10 सेंटीमीटर ऊपर जाता, यानी 20 ऊपर, यानी 40 से ऊपर 20 तक पहुंचते आप। यहाँ से 5 नीचे आते, 5 और नीचे आते, तो टोटल 10, तो 40 से 50 तक आते। 20 से 50 तक का जो स्केल है वो आप इस 15 सेंटीमीटर की मिरर से देख सकते हो। क्लियर है? चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से पूछा गया, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एज वेल एज द इवनिंग स्टार डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सन। सन के रिस्पेक्ट पर अगर मैं देखूं तो इसमें कौन से प्लैनेट्स को आप मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोथ बोलते हैं? सर हमको पता है वीनस। वीनस जो होता है वो सुबह भी दिखता है और रात को भी दिखता है, इसलिए उसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बोथ बोलते हैं, द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन। मूविंग अहेड, फोर्स एंड प्रेशर से बच्चे, इसको तो समझते हैं। आपके कॉलम 1 में आपके पास फोर्सेस दिए गए हैं, कॉलम 2 में उन्हीं फोर्सेस की बातें करी गई हैं। आपको समझना है कि कौन सा कोड सही है चार ऑप्शन में से। अगर मैं देखूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है, फोर्स ऑफ ऑन अ रोलिंग बॉल है क्या? ये नहीं सर। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज है क्या? हाँ सर, ऐसा सा कुछ लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स ऑन अ चार्ज, ये होता है ना भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, फोर्स ऑन अ रोलिंग बॉल है क्या? नहीं। फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट अ बुक, नहीं है, ये तो मस्कुलर फोर्स होती है। फोर्स ऑन अ फॉलिंग फ्रूट, हाँ सर, एप्पल गिरा था ना, ग्रेविटी तो निकाले न्यूटन ने तभी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑन अ फॉलिंग फ्रूट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है सर? ये होता है फोर्स जो लगता है किस पर, रोलिंग पर। और फालतू और लास्ट में मस्कुलर फोर्स क्या है, मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट अ बुक। ठीक है भाई, तो मेरे पास चार ऑप्शन क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, तो सर ये दो ऑप्शन सही हो सकते थे। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑन अ फॉलिंग फ्रूट, तो सर ये वाला सही हो सकता है सिर्फ। तो बस उसके बाद अगर देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स ऑन अ रोलिंग बॉल और मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अप्लाइड टू लिफ्ट अ बुक। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज माय करेक्ट आंसर। इजी। चलो अब ये क्वेश्चन बच्चे अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। अभी तक जो क्वेश्चन करे थे वो सारे 1 नंबर के, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन देखो, आपके पास साउंड है, टू पर्सन है एक्स एंड वाई स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 100 मीटर्स फ्रॉम अ वॉल। इस वॉल से 100 मीटर दूर दो पर्सन है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डी दिया गया है। ठीक है, अब एक्स क्या करता है, एक्स गिव्स द क्लैप। ठीक है, इसने ऐसा करके ताली बजाया, तो जब इसने ताली बजाया तो क्या हुआ, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड्स हर्ड बाय वाई। मतलब इसने क्या सुना होगा, एक साउंड तो इसने सुना होगा जब रे डायरेक्टली यहाँ ट्रेवल करी होगी, और एक साउंड इसने ट्रेवल करा सुना होगा जब रे यहाँ से लेके यहाँ ट्रेवल करी होगी, है ना भाई, दो साउंड सुने होंगे। तो बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस देन डी की वैल्यू जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है वो बता दीजिए, अगर इसका जो टाइम डिफरेंस था वो 0.2 है। तो बच्चे अपने को करना क्या है, स्पीड ऑफ साउंड तो फिक्स है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्ट गए तो आपने डी डिस्टेंस ट्रेवल करा उसी स्पीड से, लेकिन अगर आप रिफ्लेक्ट होकर गए तो आपने यहाँ पहले यहाँ गए
और फिर यहाँ गए, तभी तो आप y तक पहुंचोगे ना मिनिमम डिस्टेंस में। और ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा उसी 330 मीटर से। तो अपने को वेलोसिटी और डिस्टेंस बाय टाइम में रिलेशन पता है कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.2 सेकेंड है। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपसे पूछा गया कि आंसर क्या होगा। इसका एक बार कैलकुलेशन देख लेते बच्चे क्या हो रहा है। देखो मान लेते हैं आप यहाँ से यहाँ गए x डिस्टेंस और यहाँ से वापस था x, तो टोटल डिस्टेंस जो आपने चला वो चला बच्चे आपने 2x। जो डिफरेंस इन साउंड है वो है आपका 2 सेकंड्स, 0.2 सेकंड्स। ठीक है, तो हमने बोला t2 माइनस t1, t2 मतलब वो 2x डिस्टेंस और t1 मतलब जो आपने डायरेक्ट गए वो 0.2 सेकंड्स है। तो t क्या हो जाएगा बच्चे, ये 2x डिवाइड बाई v। 2x टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा था, v स्पीड से करा था, और फर्स्ट केस में आप डायरेक्ट चले गए थे d डिस्टेंस ट्रेवल करके। इसको हमने अरेंज करा 2x माइनस d 0.2 v हो जाएगा। इस d को वहां लेकर गए और पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। x की वैल्यू क्या है बच्चे, x क्या है, क्या x होगा, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं ये x क्या है सर, क्या पाइथागोरस थ्योरम से लग रही है। ये है d/2 और ये डिस्टेंस को x बोला है और ये मुझे 100 पता है, तो क्या x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर, है ना भाई, ये हो जाएगा ना। ये d डिस्टेंस यहाँ से लेके पूरा था तो मैंने हाफ लिया तो d/2, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 मीटर था, तो x क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर। इसका ट्वाइस करना है आपको। ठीक है, इसको हमने ले गए, इसको हमने स्क्वायर करा बोथ साइड, तो 66 प्लस डी का स्क्वायर यहाँ पर आएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर के बाद, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 40,000 प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी पूरा खोल दिया। ये करने के बाद अपने पास डी स्क्वायर से डी स्क्वायर बच्चे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद डी क्या बचा 40,000 माइनस 66 का स्क्वायर दैट इज 4356 डिवाइड बाय 132। अब ये कैलकुलेशन करना विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो ये है 270, आप ऐसे देख सकते हो, लेकिन पेपर में कैलकुलेशन करना रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है। तो एक और चीज हम इसमें कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं हम। अप्रोक्सीमेशन कैसी, जरा देखो अप्रोक्सीमेशन क्या लगा रहा हूँ, ध्यान दो बच्चे। पेपर में अगर एग्जैक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन क्या लगा रहा हूँ बच्चे, ध्यान दो। अप्रोक्सीमेशन में ये लगा रहा हूँ, मान लेते हैं कि इस डी डिस्टेंस को कवर ना करें और मान ले कि ये 200 मीटर ही चलेगा। अप्रोक्सीमेशन है ना भाई, तो मैंने बोला ये डिस्टेंस कम होगा, तो जो डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ ट्रेवल करा 200 मीटर ही करा, मान लिया ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 330 माइनस डी डिवाइड बाय 330 इज इक्वल्स टू व्हाट 0.2। तो 200 माइनस डी इज इक्वल्स टू व्हाट सर, ये आ जाएगा 330 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 66। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 200 माइनस 66। ठीक है, तो ऐसा कुछ वैल्यू आएगी जो रिलेटिवली गलत वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो यार इसको कट करना पड़ेगा, कट कट कट। ठीक है बच्चे, तो देखो, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो है हमारा दैट इज माय करेक्ट आंसर, दैट इज द डिफरेंस जो डिस्टेंस होगा एक्स और वाई के बीच में वो होगा बच्चे 270 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपके पास, ये आपके पास एक चार्ट दिया गया है, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस्ड वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड व्हाट। जो अर्थक्विक्स जो सरफेस जो वेव बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। ठीक है, और वो चीज जो इस वेव को रिकॉर्ड करती है, द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स दैट वेव इज कॉल्ड ग्राफ। ठीक है, जो ग्राफ होता है कैसा होता है, लीनियर होता है क्या, नहीं सर ऐसे ऐसे जिगजैग ग्राफ होता है ना, तो इट इज अ नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक है, और लास्ट में क्या बोला गया है, an earthquake of magnitude 6 has able 4 times more destructive energy than earthquake of magnitude 4। तो ये 1000 times होती है बच्चे। earthquake of magnitude 6 will be having 1000 times more destructive energy than earthquake of magnitude 4। तो अपने को दिख रहा है ऑप्शन सी इज माय आंसर। ठीक है, चलो ये सेशन और इससे जुड़े बहुत सारे आपके जो ओलंपियाड के सेशन है वो आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट दैट इज student.myclassroom.digital पर जाकर। ये सेम चीज आप अपने टैबलेट ऐप जो है हमारा वहां पर भी देख सकते हो। अगर बच्चे आपको सेशन पसंद आया है और इस सेशन से आपके रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे myclassroom.digital वेबसाइट पर जाकर हमको फॉलो अप ले सकते हो, फेसबुक चैनल इंस्टाग्राम पेज पर जाकर फॉलो कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा समझ आया होगा, लेवल ऑफ पेपर के बारे में आपको एक अच्छी समझ मिली होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।